नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में विकास कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक। आज सीएम धामी करेंगे अधिकारियों संग बैठक मंथन सभागार में होगी और राज्य वन मुख्यालय राजपुर रोड में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रतिभागी दल से भी करेंगे संवाद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक का हिस्सा भी बनेंगे। मुख्य सेवक सदन में यह बैठक होगी, ये बताया जा रहा है। देहरादून में विकास कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी और आज सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी बैठक इसको माना जा रहा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा भी मुख्यमंत्री धामी करेंगे। देहरादून में विकास कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिव्यांग बेटी अंकिता के माता पिता ने भेंट की है। इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवार की पीड़ा को गंभीरता से सुना और उनकी ओर से रखी गई मांगों पर विधि सम्मत निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातचीत हुई इस दौरान अंकिता के माता पिता और मुख्यमंत्री धामी के बीच? सिंह धामी ने शासकीय आवास पर जो है दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता से भेंट की है और इस दौरान उन्होंने जो है पीड़ित परिवार की पीड़ा को गंभीरता से सुनने का काम किया। उनके द्वारा रखी गई मांगों को सुनते हुए कहा कि विधिवत जो सम्मत निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई है वो जो की जाएगी और इस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से जो है अंकिता भंडारी के माता पिता को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार के इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं उसके लिए लगातार जो है काम किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी योगेश, अंकिता के माता पिता भी पहले ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच इसमें हो और तमाम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या माता पिता ने ये बात भी रखी है कि इस बार सीबीआई जांच कराई जाए इस पूरे मामले में? देखिए उनकी ओर से जो है पूरे प्रकरण पर जो है जांच के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक बार फिर ये मामला सामने आया है, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उस पूरे प्रकरण पर भी जो है जांच कराई जाए। उनकी ओर से जांच को लेकर के जिस तरह से मांग की गई है उस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस किसी भी प्रकार की जांच से सरकार बच नहीं रही है। जो भी तथ्य सरकार के सामने आ रहे हैं, एसआईटी जांच कर रही है, उस पर पूरी तरह से जांच के बाद जो है अगर लगता है कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए तो वह सीबीआई की जांच से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीबीआई की जांच हो या किसी भी प्रकार की जांच हो, उसको जो है सरकार किसी भी कीमत पर उससे पीछे हटने वाली नहीं है। जो भी अंकिता के न्याय दिलाने के लिए बेहतर होगा वो सरकार करने का काम करेगी। योगेश, क्या अंकिता के माता पिता इस कार्रवाई से संतुष्ट है या फिर मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की उससे संतुष्ट नजर आए क्या? देखिए अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद माता पिता के ओर से अभी तक कोई इस तरह का बयान जो है सामने नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये मुलाकात हुई, मुलाकात उस 2 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वे माता पिता से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। जिस तरह की कार्रवाई वो चाहते हैं उस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। उसी के दृष्टिगत जब अंकिता के माता पिता को जो है शासकीय आवास बुलाया गया, वहां से मुलाकात की और उनको वस्त्र भेंट किए गए, उनसे बातचीत की गई। उनको जो है उनसे बातचीत करने के बाद अंकिता से जुड़े जो नए मामले आ रहे हैं उन पर बातचीत करने के बाद कहा गया कि इस पर जो है
लगातार लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वह जो है वह भी इसमें पूरी तरह से जांच चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी तथ्य छुपित ना रहे और तमाम जितने भी प्रकरण सामने आ रहे हैं उन पर जांच जरूर हो, ताकि जो है ये पता चल सके कि आखिरकार इसके पीछे कौन था। तो निश्चित तौर पर सरकार ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की जांच से न तो सरकार भाग रही है और न ही किसी जांच को कराने के लिए इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी वह चाहते हैं उसकी पूरी जांच कराई जाएगी, तथ्यात्मक और कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर हम बताते चले तो विशाल, इस पूरे प्रकरण में जो आरोपित है वो आजीवन के कारावास में है और हम्म। अगर जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए नाम सामने आ रहे हैं तो उस पहलुओं पर भी एसआईटी जो है जांच कर रही है। जी। लेकिन योगेश, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि विभिन्न संगठन इसमें सीबीआई की जांच कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे और सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। अब उन विभिन्न संगठन जो इकट्ठा हुए थे, अब उनका क्या क्या, वो अभी भी इस तरह की मांग कर रहे हैं या फिर अब शांत हो गए हैं? देखिए विशाल, इस पूरे प्रकरण पर अभी भी जो हम्म। जन संगठन है वो लगातार इसी मांग पर हैं कि सीबीआई की जांच की संस्तुति जो है वो सरकार करे और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार उनकी मांग की जा रही है। उनकी ओर से यही मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जो ऑडियो वीडियो है उसके आधार पर जो है सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपा जाए, उसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा कराई जाए। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से हाल ही में जो है सीएम आवास का घेराव जो है किया गया, उसके बाद अब जो है 11 तारीख रखी गई है कि उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है उनकी ओर से। जन संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि वो 11 तारीख को उत्तराखंड बंद करेंगे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की मांग को दोहराते हुए नजर आएंगे। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 227 करोड़ 73 हजार की मंजूरी दी है। बता दें कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 59 करोड़ और गैरसैंण विधानसभा परिसर के 4 दीवारी और मुख्य गेट के निर्माण के लिए 3 करोड़ 95 हजार की मंजूरी दी है। इसके अलावा देहरादून और नैनीताल विकास प्राधिकरण की 9 योजनाओं के लिए करीब 164 करोड़ की स्वीकृति का भी अनुमोदन प्रदान किया है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। पॉलिटिकल अफेयर्स बैठक में भी करेंगे प्रतिभाग, प्रेस को भी करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा है आज और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। पॉलिटिकल अफेयर्स बैठक में प्रतिभाग करेंगी और इस दौरान तमाम नेताओं से बातचीत भी करेंगी। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, उन सभी पर बातचीत भी होगी। किस तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए उत्तराखंड में, इस पर भी बातचीत होगी। और ऐसे में सभी को एक मंच पर एकजुट करने की जो कवायद है वो भी लगातार नजर आएगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर हैं और आज प्रदेश मुख्यालय पर बैठक में भाग भी लेंगी। पॉलिटिकल अफेयर बैठक होगी। इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो होंगे वो इस बैठक में शामिल भी होंगे और इस दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिर किन किन मुद्दों पर जनता सरकार को घेरने जा रही है और किस पर जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका निभाएगा। प्रांतीय रक्षक दल निर्देशालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 12 जनवरी को आयोजित होने वाले युवा दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए इस साल ये नई पहल की गई है। विभाग की ओर से जारी किए गए लिंक पर युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारधारा पर आधारित 60 से 90 सेकंड के एक रील अपलोड करेंगे। एक कमेटी इनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रवृत्तियों को चयनित भी करेगी। पहले 3 विजेताओं को 11,000, 7,000 और 5,000 के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देखिए, हम लोग 12 जनवरी को पूरे देश भर में और उत्तराखंड अपने प्रदेश में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करता आया है। अब की बार वर्ष 2026 में हम लोगों ने एक नवीनतम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे यूथ को आमंत्रित कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन उनके बारे में वक्तव्य, बेहतरीन उनके जीवन का जो उल्लेख करेंगे,
जो लगभग 90 सेकंड की जो रील होगी उसे विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के साथ में जो बेहतरीन यूथ उसमें सेलेक्ट होगा, नवीनतम प्रयास में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इसकी शुरुआत जो है आज से ही इसकी शुरुआत जो है हम लोग कर देंगे और 10 तारीख तक में सबकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इसमें फर्स्ट, कौन इसमें सेकंड, कौन इसमें थर्ड आया। तो एक नवीनतम पहल हम लोगों ने करी है। इसके साथ ही हम लोग अपने राज्य स्तर पर चयनित हमारे जो नवयुवक मंगल दल होंगे, राज्य स्तर पर चयनित हमारे जो महिला मंगल दल होंगे, उनमें पूरे जो प्रथम आएंगे, द्वितीय आएंगे, तृतीय आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको नगद इनाम धनराशि, जो प्रथम आएंगे उनको 1 लाख रुपए, जो द्वितीय आएंगे उन्हें 50,000 की धनराशि और जो तृतीय आएंगे उन्हें 25,000 की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के दुमुआगढ़ में देवखड़ी नाले पर हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों के मामले पर की जा रही जन सुनवाई की तारीफ की है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सभी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जा चुके हैं, उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और इसके लिए 17 जनवरी को नगर निगम में ऑडिटोरियम में एक बैठक भी बुलाई गई है, जहां जिस किसी को जारी नोटिस पर आपत्ति देनी है वो अपनी आपत्ति व्यक्त करा सकते हैं। देवखड़ी ड्रेन को हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल चल रही है। उसी में जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा डाली गई थी और इसमें हमारे कहना था कि हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है और हमें नोटिस पे नोटिस प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि हम अवैध हम इंक्रोचर्स नहीं हैं, उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। धरातल पे जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है जो कि शासन द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेके आज शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो प्रयासरत हैं तथा वो हमारे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करे बिना कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तथा 17 जनवरी को एक जन सुनवाई का भी आयोजन किया गया है जिसमें वे सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि हमारे द्वारा अनेकों आपत्ति दे दी जा चुकी है परंतु उनका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है, ना ही हमें कोई नक्शा दिया गया है, ना ही कोई दस्तावेज दिया गया है जिसके तौर पर हमें इंक्रोचर बताया जा रहा है। तो हमें वे सब दस्तावेज प्रदान करने की कृपा करें और ये साथ में ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन इसी के तहत डाली गई। चंपावत स्थित पीएम श्री अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज मैदान चमेल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जिसमें ग्रामीणों की ओर से कुल 97 से ज्यादा शिकायतें पत्र सीधे जिलाधिकारी को सौंपे गए, जिन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान एक संवेदनशील मामला भी सामने आया। ग्राम पंचायत खेती कागड़ा के गणेश सिंह अपनी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के उद्देश्य से शिविर में पहुंचे। हर ओर से निराश गणेश सिंह की समस्या को सुनते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही दोनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। खुशहाल सिंह बिष्ट, मैं ग्राम सवाली हूँ। चौमेल में जो आज जन जन सभाएं लगी हैं या जो यहाँ पर कर्मचारी आए हैं, खाद्य आपूर्ति से लेकर वन विभाग से लेकर जो यहाँ पर आए हैं कर्मचारी, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमारे उन लोगों को तक ये सुविधा मिल रही है और प्राप्त हो रही है। चौमेल क्षेत्र में आज जो मेरा 8 साल से काम नहीं हो रहा था, आज काम हो चुका है। धन्यवाद। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया है। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी रही। इसके अलावा कोहरे के कारण लेन और आगे का रास्ता पहचानना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि फॉग लाइट का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ हाईवे नजर आ रहा है और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। सभी से अपील भी की जा रही है कि उचित दूरी बनाए रखें और सतर्कता के साथ सड़कों पर चलें।
और ऐसे में फॉग लाइट का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रशासन जो है वो लोगों से अपील भी कर रहा है। तो सड़कें पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई नजर आने लगी हैं। और यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन जिस वीआईपी को लेकर प्रदेश की जनता, विपक्षी दल सड़कों पर है, क्या वो सच में है भी या नहीं? एक महिला अचानक से ऑडियो और वीडियो के दम पर राजनीति में उथल पुथल कर देती है, जिसका सहारा लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी दल अपने एजेंडे को बढ़ाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश ने सभी के राजनीतिक एजेंडे को धराशायी कर दिया है। पर सवाल ये है कि जारी ऑडियो और वीडियो कहीं किसी साजिश का हिस्सा, राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? क्या सच है और क्या झूठ? जल्द ही इससे पर्दा भी उठेगा और दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। उत्तराखंड में सितंबर 2022 में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई है। बीजेपी की सरकार के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सरकार सभी तरह की जांच को तैयार है। बावजूद विवाद थम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही है। सीबीआई जांच का आदेश हो, टाइम बाउंडेड हो और 1 महीने के अंदर वीआईपी का नाम उजागर हो, सलाखों के पीछे हो। मुद्दा तो कभी भटकता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूं। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। उनके एसआईटी जांच में अपने पक्ष रखें। उनके खिलाफ भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, दूसरे राठौर है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनको अपने पक्ष रखना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सामने आए ऑडियो और वीडियो के आरोपों में कितना दम है और ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसी बीच उन लोगों को धक्का जरूर लगा जिन्होंने पूरे प्रकरण में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम को उछाला। दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। The Honorable High Court in the matter of Shri Dushyant Gautam ji has given directions to various defendants, mainly one Miss Urmila, the Indian National Congress through its President Mallikarjun Kharge, Aam Aadmi Party through its convener Arvind Kejriwal, to immediately remove the malicious defamatory posts that the official social media handles of the Congress Party, the Aam Aadmi Party, one Miss Urmila has been posting, which are without any facts, without any basis, and they are posted basically to indulge in cheap petty politics. This is a befitting reply to the dirty politics that the Congress Party and the Aam Aadmi Party indulges in, and this is the victory of law. हाईकोर्ट के आदेश पर अब दुष्यंत गौतम ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में 3.5 साल बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार बार उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। अपने 50 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमने लगातार अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखा है। राजनीतिक पार्टियों ने अब हमें बदनाम किया है, हमारी इज्जत खराब हुई है, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। देखते सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से खड़गे जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम पार्टी के लोगों द्वारा मेरे विरोध में एक षड्यंत्र के तहत अनेकों वीडियो डाली गई, विरोध किया गया। आज मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले ही देश दिया। इन सबका सोशल मीडिया
और ये नहीं हटा तो मेटा गूगल सबसे पोस्टें हटाई जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो तथ्य रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है। दरअसल खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता सहित कई लोगों ने बिना जांच पड़ताल दुष्यंत गौतम का नाम लेकर वीडियो पोस्ट कर दिए और उस पोस्ट के बाद दुष्यंत गौतम को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे और कोर्ट का आदेश है कि सभी तरह के विवादित पोस्ट को 24 घंटे में हटाया जाए। ऑडियो सामने आने के बाद सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर कई मामले दर्ज किए गए। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन तक कर दिया गया। एसआईटी ने कई नोटिस तक भेजे, लेकिन एसआईटी के सामने उर्मिला ने क्या सबूत दिए हैं ये अब तक साफ नहीं है। लिहाजा सवाल ये है कि जारी ऑडियो और वीडियो किसी साजिश का हिस्सा हैं या सियासी षड्यंत्र, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं ने बढ़ा रखी हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां बीजेपी अपने ही नेताओं से सवालों में घिरी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता रामशरण नोटियाल ने अपने गृह क्षेत्र के विधानसभा सीट में करोड़ों के भ्रष्टाचार अपने ही विधायक पर लगा दिए। तो बीजेपी नेता रामशरण नोटियाल ने आरोप लगाए हैं और आरोपों को सिरे से इस दौरान खारिज भी किया गया है विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से। तो प्रोजेक्ट की कीमत 535 करोड़ रुपए है। कई जगह बिछाए गए हैं पाइप लाइन और ऐसे में वो लीकेज हो रहे हैं। बीजेपी नेता रामशरण नोटियाल ने ऐसे में आरोप भी लगाए हैं और सीवर लाइन में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।